अच्छा जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिन कॉस्टिंग से। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिन कॉस्टिंग का जब भी आपको सवाल आएगा, आपने क्या करना है, सवाल को स्टार्ट कैसे करना है, किस चीज को आपने पहले फाइंड आउट करना है, देन आपने सवाल को सॉल्व करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिन कॉस्टिंग का जब भी आपको सवाल आएगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक हो गया। जब भी आपको इसका सवाल आएगा ना, आपने सबसे पहले आपने निकालना है सवाल में से डाटा। वो डाटा क्या चाहिए आपको सवाल में से? आपको चाहिए डाटा सवाल में से, नंबर वन आपको चाहिए डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ये आपने डाटा सवाल से निकाल लेना है, डाटा। उसके बाद आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, और उसके बाद वेरिएबल एफओएच कॉस्ट पर यूनिट, और उसके बाद फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट। अच्छा, जो है ना फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट, वो आपको दो तरह देगा, ठीक है। एक होगी आपकी पर यूनिट, लेट्स सपोज अगर उसने आपको दी हुई सवाल में पर यूनिट, तो आप पर यूनिट भी निकाल लेंगे। और अगर उसने आपको दी हुई है फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट टोटल, ठीक है, टोटल, तो आपने वो भी लिख लेनी है। लेकिन आपने सवाल में जो यूज करनी है, वो यूज करनी है टोटल यूज करनी है आपने, ठीक है। कैसे यूज होगी मैं आपको बताता हूँ आगे, फर्दर शायद आगे, ठीक है। उसके बाद आपने निकालना है सवाल में से प्रोडक्शन प्रोडक्शन यूनिट्स जितने आपने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक हो गया। तो ये डाटा आपका हो गया वो जिसका ताल्लुक है प्रोडक्शन से। उसके बाद आपने सवाल में से निकालना है जी सेल्स यूनिट, सेल्स यूनिट्स के आपने कितने बेचे हैं। उसके बाद वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, वेरिएबल मार्केटिंग एंड सेलिंग, वेरिएबल मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। और उसके बाद फिक्स्ड मार्केटिंग, फिक्स्ड मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी कि वो सेलिंग होंगे या जो है वो एडमिन होंगे, वो वट एवर्स हो, ये उसने आपको दिए होंगे टोटल की फॉर्म में, टोटल, और ये उसने आपको दिए होंगे पर यूनिट की फॉर्म में, ठीक हो गया, पर यूनिट फॉर्म में। तो अगर उसने ये भी आपको टोटल दिया हो या पर यूनिट दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ये आपने डाटा निकाला है सवाल में से, ठीक है। अब जब आपके सामने डाटा आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या है? अच्छा, अगले स्टेप पे जाने से पहले आपको मैं एक और हिंट दे दूं। बाज औकात ऐसा होता है कि देखें, ये जो है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच कॉस्ट, ये तीनों हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। बाज औकात वो क्या करता है, वो इन सब का देता है, वो देता है कॉम्बिनेशन। आपको क्या देता है? कॉम्बिनेशन। और उसको नाम देता है वेरिएबल कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर उसने आपको सवाल में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच कॉस्ट अलग अलग ना दी हो, तो आपको क्या देगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देगा आपको, ठीक है। तो जब आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देगा, तो अंडरस्टूड है कि इसमें तीन चीजें शामिल हैं। वो कौन कौन सी है? वो इसमें डायरेक्ट मटेरियल है, वो इसमें डायरेक्ट लेबर है, और वो इसमें वेरिएबल एफओएच कॉस्ट है। तो आपने ये नहीं कहना कि सर ने तो बताया था कि जी ये तीन चीजें होंगी, तो सवाल में तो उसे खाली वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर उसने आपको, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करना है। कंफ्यूज कैसे करना है उसने? उसने सवाल की जो अपीयरेंस है ना, उसको चेंज करना है उसने। तो एक चीज अपने आप माइंड से निकाल दे, वो क्या है जी? हम लोग कहते हैं जी जो चीज हम कर रहे हैं ना, सवाल हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें एज इट इज वैसा ही सवाल आ जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता, ठीक है।
तो आपने बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझना है, आपने पैटर्न को समझना है, तो फिर सवाल जहां से मर्जी दे, जिस तरह मर्जी ऊपर नीचे टोक टोक दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो अभी तक मैंने एक बात बताई है कि आपने सवाल में निकालना है डाटा, तो एक तो ये डाटा हो गया और दूसरा हमारे पास ये वाला डाटा हो गया, ठीक है, सेल्स का डाटा। एक हमारा डाटा हो गया प्रोडक्शन का और दूसरा हमारा डाटा हो गया सेल्स का। और मैंने इसको स्टार लगा रहा हूं कि अगर वो आपको इन केस वेरिएबल कॉस्ट देता है पर यूनिट, तो इट मींस दैट कि इसमें जो ना मटेरियल लेबर एफर्ट शामिल है, तो आपको इसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाटा निकाल लिया। अब डाटा निकालने के बाद आपने जो सबसे पहला काम करना है, डाटा निकालने के बाद, क्योंकि वो आपको ना सवाल में जो रिक्वायरमेंट देगा, रिक्वायरमेंट आपको क्या देगा जी, रिक्वायरमेंट आपको देगा, वो आपसे कहेगा नंबर 1 आपने क्या बनाना है, आपने बनाना है इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की, मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, इसके और भी नाम है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग का एक और नाम है वेरिएबल कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग। इसके एक और नाम भी है डायरेक्ट कॉस्टिंग। ये 3 नाम है, वो आपको इन तीनों डिफरेंट नाम से रिक्वायरमेंट देगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक और नाम भी है, वो है फुल कॉस्टिंग, फुल कॉस्टिंग, ये इसका नाम है, ठीक है। तो पहली बात के सवाल को हमने पढ़ा, सवाल को पढ़ते साथ ही हमने सवाल में से ये निकाल लिया डाटा, ठीक है। और हमने पढ़ी इसकी रिक्वायरमेंट। उसने क्या पूछा हमसे, वो पूछेगा इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में। नंबर नेक्स्ट वो आपसे पूछता है रीजंस, रीजंस फॉर डिफरेंस, के जो डिफरेंस है मार्जिनल कॉस्टिंग का और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एमसी स्टैंड फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग और एसी स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट में, वो रीजंस क्या होती है, एक तो ये आपसे पूछेगा। तीसरा वो आपसे पूछ सकता है रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन 3 चीजों के अलावा वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अच्छा, वो इन 3 में क्या चेंज कर सकता है, वो आपको इसको तोड़, इसमें एक चीज का इजाफा कर सकता है, वो इस सवाल को तोड़ के दे सकता है, ठीक है, इसको उसकी सेग्रीगेशन कर सकता है। तो वो खैर हमें सेग्रीगेशन भी कर दे, तो आपने सिंपल सीधे काम करना है। आपने डाटा निकाला, ये रिक्वायरमेंट देखी कि सवाल में रिक्वायरमेंट क्या है। अब मैं सवाल को सॉल्व करने की तरफ जा रहा हूँ। हमने भी सवाल नहीं देखा ना, मैं सवाल पढ़ा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हमें सवाल को सॉल्व कैसे करना है। ये कि सवाल जहां से मर्जी आ जाए, पैटर्न दिस वन, रिक्वायरमेंट एंड द फर्स्ट स्टेप। अच्छा जी, हमने निकालनी है पहले क्या, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। अगर आप ये पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं, ये आपका स्टेप 1 है, तो आपका 90% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपने निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट यूजिंग डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग के जरिए आपने निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट, या वेरिएबल कॉस्टिंग के जरिए निकालनी है आपने पर यूनिट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्टिंग के जरिए, ठीक है। कैसे निकालनी है, बहुत सिंपल है, देखें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, उसके बाद वेरिएबल एफओएच पर यूनिट, उसके बाद वेरिएबल नॉन वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी क्या, सारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंदर जो है हम लोग जो फिक्स एलिमेंट है वो नहीं लेंगे, फिक्स एफओएच कॉस्ट नहीं लेंगे, और फिक्स जो मार्केटिंग वगैरह, मतलब जो हमारी फिक्स एफओएच कॉस्ट है वो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगी, वो पीरियड कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपए है, डायरेक्ट लेबर जो है वो 15 रुपए है, वेरिएबल एफओएच जो है वो 10 रुपए है, और जो मेरे पास वेरिएबल एफओएच जो है नॉन मैन्युफैक्चरिंग वो 5 रुपए है। मैं इसको प्लस कर दूं, कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए 20, और ये कितना हो गया 40। तो मेरे पास यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई है, वो 40 यूनिट कॉस्ट आ गई है। ऐसा जी, अब हम निकालेंगे यूनिट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, पर यूनिट कॉस्ट
पर यूनिट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें सिर्फ हमारे 3 एलिमेंट आएंगे, वो कौन कौन से होंगे? डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, उसके बाद डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, उसके बाद एफओएच। और एफओएच की 2 कैटेगरी है, वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच। फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट ये सारी क्या है? पर यूनिट। पीयू स्टैंड फॉर पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट और पर यूनिट, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास सवाल में अगर उसने फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट ना दिया हो पर यूनिट, ठीक है, एक बजटेड देखें, यहां जो दिया हो ना, ये होगा बेसिकली अप्लाइड होगा यहाँ पर, अप्लाइड, और ये होगा बजटेड, ठीक है। और हम जब भी निकालते हैं यूनिट कॉस्ट, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है? बजटेड फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। तो हमारे पास सवाल में अगर लेट्स सपोज सवाल में उसमें नॉर्मल कैपेसिटी ना दी हो, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रोडक्शन है वही हमारी क्या है? वही हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है। यानी कि जितनी हमने जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, जितना हमारा बजट था, हमने प्रोडक्शन उतनी की है। अगर ये इसमें मेन पॉइंट था कि अगर आपको सवाल में नॉर्मल कैपेसिटी ना दी हो, तो जो आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वही क्या होंगे? नॉर्मल कैपेसिटी। अगर उस सवाल में आपको नॉर्मल कैपेसिटी अलग से दी हुई है, तो आप उसको यूज करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा फेज 1 है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का। पहला स्टेप क्या था आपके पास कि आपने ये डाटा सवाल में से निकालना है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एफओएच, फिक्स्ड एफओएच, उसमें पर यूनिट कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, और प्रोडक्शन यूनिट निकालना है आपने। और अगर उसने आपको ये चीजें ना दी हो तो क्या दिया होगा? उसने वेरिएबल कॉस्ट दी होगी, तो इसमें सब कुछ शामिल होगा, ठीक है। और ये सेल्स यूनिट निकालने आपने, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, फिक्स वगैरह, ये सब सवाल का हिस्सा है। बस आपने ये काम करना है, ये काम किया जी आपका, आपने यूनिट कॉस्ट निकालनी है यूजिंग डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो ये है जी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच और वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, फिक्स्ड एफओएच। और अगर फिक्स्ड एफओएच ना दिया उसने आपको पर यूनिट, तो आपने कैसे निकालना है? आपने ऐसे निकालना है। और अगर उसने आपको नॉर्मल कैपेसिटी ना दी हो, तो जो आपकी प्रोडक्शन होगी वही क्या होगी? आपकी वही आपकी नॉर्मल कैपेसिटी होगी, प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। वो आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है जी। तो ये था हमारा फेज 1। तो अगले फेज के अंदर मैं आपको बताऊंगा इनकम स्टेटमेंट। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा जो अगला पार्ट है वो है इनकम स्टेटमेंट का। ये हमारा जो पहला स्टेप था वो क्या था कि हमने कैलकुलेट करना है, हमने पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख लिया अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। अब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दरमियान जो सबसे बड़ा जो फर्क है वो है फिक्स कॉस्ट का, ठीक है। कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो फिक्स कॉस्ट को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाता। और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो जो फिक्स कॉस्ट है हमारी उसको प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनाता है, जिनके जो फिक्स ओवरहेड्स हमारे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर फॉर्मेट क्या है हमारे पास? बड़ा आसान सा फॉर्मेट है, देखें। देखिए अभी तक सवाल ही देखा हमने, हमने सवाल के देखे बगैर ही हमें सब कुछ देख किया हमने सारा काम। तो आप भी इसको बहुत अच्छे अंदाज से इसको मतलब मेमोराइज कर लें और आप भी इस तरह सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या आएगा जी? पहले सेल्स आएगा, ठीक है, यहाँ रेवेन्यू लिखा होगा, ठीक है। हम इसमें से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी? कंट्रीब्यूशन, क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? फिक्स तो हमारे पास कौन सी होगी? एक हमारे पास होगा फिक्स एफओएच, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट और फिक्स्ड मार्केटिंग, या फिक्स कह लो नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग में नाम दे रहा हूं यहां पर, फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये देखिए अब इसका जो हमारे पास जो इसमें वैल्यूज क्या क्या आएंगे हमारे पास?
ये देखिए यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट सेल प्राइस, पर यूनिट सेल प्राइस में सवाल में गिवन होगी। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, यहां पर आपने क्या करना है, आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है यूनिट सोल्ड के साथ। यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। अब ये पर यूनिट कॉस्ट कौन सी होगी, जो आपने पीछे निकाली थी अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये वो पर यूनिट कॉस्ट है। बस इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां भी आप लोग सवाल वैल्यू इजीली पुट कर लोगे। सिर्फ ये हमारा मेन टारगेट था, बस ये वाला मेन टारगेट। ठीक है, अब आपके पास चाहे सवाल हो, लेट्स सपोज जो सा है वो उसका हो 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, चाहे जितने साल का भी हो, उसमें जो फर्क आएगा, सिर्फ जो चेंज आएगा वो आएगा आपके यूनिट सेल में, कि जित मतलब आपने पहले साल यूनिट कुछ बेचे हैं, लेकिन जो आपकी यूनिट कॉस्ट है ये, और यूनिट कॉस्ट जो है ना आपकी, ये यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल और पर यूनिट कॉस्ट ये आपकी सेम रहेगी, ये आपकी सेम रहेगी। पहले साल में जितने यूनिट बेचे होंगे उस हिसाब से बना लेंगे आप लोग। ठीक है, दूसरे साल में जितने यूनिट बेचे होंगे उस हिसाब से बना लेंगे आप लोग। ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, और ये फिक्स कॉस्ट भी सेम रहेगी, और ये भी सेम रहेगा। सिर्फ आपके यूनिट्स जो सेल हैं ये चेंज होते जाएंगे, और आप जो है वो क्या करते रहोगे, जो प्रॉफिट है वो आप लोग कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या था, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मैं इसको आगे बनाता हूं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो है ना वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। फिर हम इसका एक सवाल करेंगे, और फिर आप चाहे आपको जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिन कॉस्टिंग, वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें भी क्या आएगा, हमारे पास सेल्स आएगा, लेस इसमें से हम करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, हम इसमें से लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे, वो जो हमारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग होंगे, सारे सारे क्या होंगे, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सेलिंग एंड मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस सारे जो है ना वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। उसको कहते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। वो आप लोग लेस करोगे तो आपको जवाब आ जाएगा इसका। अब सेल कैसे आएगी, जितने आपने यूनिट्स बेचे हैं वो यूनिट सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट सेल प्राइस, पर यूनिट सेल प्राइस। ये आपको सवाल में गिवन होगी, पर यूनिट सेल प्राइस। ठीक हो गया, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगी, यहां भी वैसे ही करेंगे, यूनिट सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड हमने जितने यूनिट बेचे हैं मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट। अब ये पर यूनिट कॉस्ट कौन सी होगी, ये वो यूनिट कॉस्ट होगी जो आपने निकाली है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, ये कौन सी थी जो निकाली आपने अंडर मार्जिनल, मैं इसको एम लिख रहा हूं यहां पर, अंडर मार्जिनल। और ये कौन सी थी, ये थी आपकी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ले जी, आपको कोई भी सवाल आ जाए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का, तो बेटा इन दो के अलावा आपकी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनेगी। चाहे वो 1 साल का दे दे, चाहे वो दे दे आपको 2 साल का, 3 साल का, 4, जितने साल का मर्जी दे दे, आप लोग सॉल्व कर लोगे जी। बस इसका ख्याल रखना है, यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड, यूनिट सेल प्राइस सॉल्व में गिवन होगी, और पर यूनिट कॉस्ट हमें निकालिए जो स्टार्ट में। तो देखो मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर आप यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं, ये यूनिट कॉस्ट आप लोग निकाल लेते हैं, तो आपका सवाल एक किस्म का सॉल्व हो जाएगा। देखो ये वाला, क्योंकि यही चेंज आ रहा है बस, ये देखो। बाकी तो देखो ये भी सवाल में गिवन, ये भी सवाल में गिवन, उसके बाद ये भी सवाल में गिवन है, उसके बाद ये भी सवाल में गिवन, ये भी सवाल में गिवन, ये भी सवाल में गिवन, ये भी सवाल में गिवन। सिर्फ आपने क्या निकालना सीखना है, यूनिट कॉस्ट अंडर मार्जिन कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लो जी, ये आप निकालना सीख जाएंगे तो सवाल आपका सॉल्व। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको बड़े अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड किया होगा। अब जो मादी अगली दो जो होती हैं, जो जिसमें हमने जो है वो डिफरेंस निकालना होता है कि क्या वजह है, रीजंस क्या है डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन मार्जिन कॉस्टिंग के प्रॉफिट की, वो इंशाल्लाह अभी मैं सवाल सॉल्व कराता हूं आपको, तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छे अंदाज से आपको इंशाल्लाह मजीद समझ आ जाएगा। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक सवाल हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको एक सवाल को सॉल्व करने का तरीका भी आ जाए। तो मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। सवाल है जी हमारे पास फॉल 23 का, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉस्ट अकाउंटिंग 2, और ये BBA 302 का है। अच्छा, सवाल जहाँ से मर्जी आ जाए, कोड का फर्क नहीं है, आउटलाइन सेम है, तो इससे इतना इशू नहीं है। तो सवाल है जी हमारे पास, द फॉलोइंग डाटा इज रिलेटेड टू अ वेल नोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
फॉर द 4 years। अब ये उसने डाटा दिया हुआ 4 साल का, उसने में दिया बजटेड प्रोडक्शन दिया हुआ उसमें सवाल में 1 लाख, सेलिंग प्राइस दी हुई है उसने 8 रुपए, उसने कॉस्ट डाटा दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। और उसने मैंने नीचे दिया प्रोडक्शन सेल का डाटा दिया हुआ है कि ईयर 1 में कितनी प्रोडक्शन है कितनी सेल है, ईयर 2 में कितनी प्रोडक्शन है कितनी सेल है, ऐसे ईयर 3 ऐसे ईयर 4। हमसे वो क्या मांग रहा है, वो कह रहा है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर जस्ट एंडेड बेसिस ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो कह रहा है कि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तहत बनाएं, इनकम स्टेटमेंट बनाएं और मार्जिन कॉस्टिंग तहत बनाएं। वो कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस इन नेट प्रॉफिट रिपोर्टेड इन टू स्टेटमेंट्स, कि जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर वो क्या है वो आप बताएं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो देखिए हमारे पास हमने क्या कहा था, हमने जब भी सवाल सॉल्व करना है हमारा पहला काम क्या है, हमने डाटा लिखना है सवाल में, ठीक है। क्या लिखना है हमने, डाटा। अब देखिए हमारे पास जो डाटा है इसमें क्या है गिवन है हमारे पास, उससे मैं दिया हुआ सवाल में बजटेड प्रोडक्शन दिया हुआ है, बजटेड प्रोडक्शन। ये अगर आपने एक सवाल भी अच्छे अंदाज से सीख लिया तो समझ लो आपका चैप्टर पूरा कंफर्म हो गया इंशाल्लाह। वो कितनी हमारे पास 1 लाख यूनिट्स है हमारे पास बजटेड प्रोडक्शन। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, सेल प्राइस दिया सवाल में, सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस वो कितना ही हमारे पास, वो है जी 8 पर यूनिट, 8 पर यूनिट, रुपीज 8 पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, वो कितना जी हमारे पास, रुपीज 1.50। उसके बाद डायरेक्ट लेबर दिया उसने हमें पर यूनिट, ये कितना जी हमारे पास, रुपीज 2। उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना हमारे पास, रुपीज 0.50। उसके बाद फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी कि एफओ जो है वो कितना ही हमारे पास, वो है रुपीज 2 लाख। उसके बाद लास्ट में से दिया मैं फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ये कितना जी हमारे पास, ये है रुपीज 50,000, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर दिए हैं, देखिए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ये कि 1, 2, 3 और 4। हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो कितनी है हमारे पास, प्रोडक्शन ईयर 1 की वो है जी हमारे पास 1 लाख, और सेल्स कितने हमारे पास, ये भी 1 लाख है, 1 लाख यूनिट्स। और ईयर 2 में कितने हमारे पास प्रोडक्शन, ये है जी हमारे पास 1,20,000, और सेल्स कितने हमारे पास 90,000। उसके बाद ईयर 3 में कितना हमारे पास प्रोडक्शन 90,000, और सेल्स कितनी है 1,10,000। और ईयर 4 में कितना है हमारे पास प्रोडक्शन 1 लाख, और सेल्स कितने हमारे पास 1,10,000, ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास डाटा सेल्स का, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, मैंने तरीका जो बताया था, मैंने कहा था कि हमने टोटली डाटा जो है ना वो सेल्स का यूज करना है। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने इसके सवाल के करने के कई तरीके हैं, तो आप जिस मर्जी तरीके से कर सकते हैं। तो लिहाजा ये है कि मैंने क्योंकि डाटा पहले सेल्स का पिक करना है और मैंने कॉस्ट भी सेल की लेनी है, सो दैट्स वाई मुझे ओपनिंग क्लोजिंग से कंसर्न नहीं है, मैं डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करूंगा। अच्छा, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से सवाल करेंगे ना तो जवाब आपको सेम ही आएगा उसका, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है जी, हम ऊपर टॉप लिखेंगे नेम, नेम नहीं लिखा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है जी। और किसके तहत हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, मार्जिनल, जरा बड़े गौर से देखिएगा, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत। अच्छा जी, हमारे पास कौन सा है, हमारे पास ईयर 1 है, ईयर 1, उसके बाद ईयर 2, उसके बाद ईयर 3, उसके बाद ईयर 4, ये हमारे पास 4 साल डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट क्या है जी, हमारे पास पहले क्या आएगा, हमारे पास सेल्स आएगा,
हम इसमें से क्या लेस करते हैं, सेल्स में से हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन, क्या आता है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन आता है। और हम इसमें से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आएगा प्रॉफिट, ठीक हो गया। ये ऐसे ईयर 2 में, ऐसे ईयर 3 में और ऐसे ईयर 4 में, ईयर 3, ईयर 4, ये ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब देखिए हमारे पास जो है ना जो हमने ये बना लिया फॉर्मेट, और हमारे पास जो यूनिट कॉस्ट है वो हमने इसकी फाइंड आउट करनी है, यूनिट कॉस्ट, ठीक है। अब यूनिट कॉस्ट हमारे पास कैसे आएगी, देखिए हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो उसमें हमारे पास क्या है, देखिए जी यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। और किसके तहत है, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो उसमें क्या पूछा जाएगा हमारे पास, देखें डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल एफर्ट कॉस्ट, और उसमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए कितना डायरेक्ट हमारे पास वो है 1.50, और प्लस कितना डायरेक्ट लेबर वो है 2, और कितना हमारे पास एफर्ट वेरिएबल वो है 0.50 है हमारे पास। तो हम इन सबको प्लस करें तो कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गई 4 आ गया हमारे पास, कितना आ गया जी 4। मेरे पास कितनी आ गई जी, फाइव कॉस्ट आ गई, वो 4 आ गई यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। तो देखिए हमारे पास जो सेल्स है फर्स्ट ईयर में, पहले साल में, मैं यहाँ पर लिखूंगा इसको 1, वो सेल में कितनी हमारे पास, वो सेल है 1 लाख, ये देखिए कितने हमारे पास सेल के 1 लाख। और ये 2 में कितने हमारे पास, वो है 90,000, और ये 3 में कितने हमारे पास, वो है 1,10,000, और ये 4 में कितने हमारे पास, वो भी 1,10,000 है हमारे पास, ठीक है। इनको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है सेल प्राइस साथ। तो देखिए हमारे पास सवाल में कितने सेल प्राइस वो दिए, 8 दी गया, 8, तो यहाँ लिखूंगा मैं 8 8 8 और 8, ये हमारा पहला जो कॉलम हमारा है वो सॉल्व हो जाएगा। तो 1 लाख इंटू 8,000, 8, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आएगा 8 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 लाख आ जाएगा। उसके बाद 90,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो कितना आ गया, ये आ गया 7,20,000, 7,20,000। उसके बाद 8 इंटू 1,10,000, कितना आ जाएगा 8,80,000, 8,80,000। उसके बाद 1,10,000 इंटू 8, ये भी कितना आ जाएगा 8,80,000, ले जी, ठीक है जी। अब मेरे पास क्या चाहिए, मुझे चाहिए वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। अब वेरिएबल कैसे है कि हमारे पास देखिए कितनी निकाली इन्होंने को, हमने 4 निकाला है। तो देखिए हमारे पास पहले साल में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट ईयर में यूनिट कितना सेल हमारे पास, वो है 1 लाख की, 1 लाख पहले साल में, 90,000 दूसरे साल में, और 1,10,000 तीसरे साल में, और 1,10,000 चौथे साल में, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और इंटू 4, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। तो ये बड़ा ही आसान सा तरीका है, और जाहिर बात है एग्जाम भी सुबह है आपका, तो आपने बड़े अच्छे अंदाज को देखना ही आ जाएगा। 4 लाख आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 4 लाख, 4 लाख आ जाएगा मेरे पास पहले साल का। और उसके बाद 90,000 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 3,60,000 दूसरे साल का। और उसके बाद 1,10,000 ضرब 4, ये आ जाएगा 4,40,000 तीसरे साल का, 4,40,000 ये आ जाएगा थर्ड ईयर का। और 4 कितना आएगा हमारे पास, वो भी 4,40,000 आ जाएगा, 4,40,000, ले जी। अब देखिए ये मेरे पास क्या आ गई है, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई मेरे पास, ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं सेल में से लेस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, मेरे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो मैं ये 8 लाख में से लेस करूंगा 4 लाख, तो कितना आ गया मेरे पास, 4 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन में, आ जाएगा 4 लाख कंट्रीब्यूशन जी। हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन वो कितना आ गया 4 लाख। ऐसे ही 7,20,000 में से
लेस करूंगा 3,60,000, तो कितना आ जाएगा 7,20,000 माइनस 3,60,000, तो यह आ जाएगा 3,60,000, 3,60,000। उसके बाद 8,80,000 माइनस 4,40,000, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 4,40,000 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 4,40,000। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स कॉस्ट। तो देखिए हमारे पास फिक्स कॉस्ट दिए, इसमें फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए कितने 2 लाख, फिक्स्ड ओवरहेड 2 दिए इसमें, एक दिया है ओवरहेड, ओवरहेड्स, और नेक्स्ट है जी हमारे पास फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिन, सेलिंग एंड एडमिन। तो फिक्स कितने ओवरहेड हमारे पास, फिक्स ओवरहेड वहां जी हमारे पास है 2 लाख, 2 लाख हमारे पास है फिक्स ओवरहेड, और उसके बाद 2,50,000 जो है ना 50,000 हमारे पास क्या है, वो है सेलिंग एड, सेलिंग। तो ये सब में कॉमन रहेंगे, ये देखिए यहां भी कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, और यहां भी कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पे भी कितना आ जाएगा 2 लाख और 50,000 लेस करेंगे इसमें से हम, और ऐसे ही इधर 2 लाख लेस 50,000। ठीक है जी, तो अब देखते हैं बस क्या आंसर आता है इसका। 2 लाख माइनस, सॉरी 4 लाख माइनस 2,50,000, 4 लाख माइनस 2,50,000, तो मेरा आंसर आ गया इसका 1,50,000, 1,50,000 प्रॉफिट आ गया पहले साल का। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा का देखें, 3,60,000 माइनस 2,50,000, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000। उसके बाद 4,40,000 माइनस 2,50,000, कितना आ जाएगा जी 1,90,000, और लास्ट में भी कितना आ जाएगा 1,90,000। ले जी, तो ये था जी हमारे पास सवाल। अच्छा देखिए इसके अंदर क्या है हमारे पास, जो हमारे पास सवाल नंबर जो 4 लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिन कॉस्टिंग का, हमने ये बना लिया है इनकम स्टेटमेंट जो है ना किसके तहत, मार्जिन के तहत। ठीक है, अब हम बनाएंगे एब्जॉर्प्शन के तहत। तो देखिए इसको आप फॉर्मेट आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप लोग साथ में लाइंस लगा सकते हैं, ऐसे लाइंस लगा के बना सकते हैं वैसे, ये देखेंगे। ठीक है जी, ये देखिए, देखिए कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजी है। बहुत से बच्चों को ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, जबकि टू मच इजी टॉपिक है हमारा ये। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा जी, अब हमारा जो है ना दूसरा पार्ट का है वो है इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तो देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपका जो सेल वाला एलिमेंट है वो तो सेम रहेगा, जितने यूनिट्स हैं, आपकी जो सेल प्राइस है वो सेम रहेगी, नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 ये सेम रहेंगे। आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, पहला फर्क क्या आएगा, पहला फर्क आएगा आपकी यहाँ से फिक्स कॉस्ट खत्म हो जाएगी, बस ये इसमें मेजर फर्क आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर। ये देखें, मैं इसलिए यहां से आपके सामने में डालता हूं कि आपको आइडिया हो सके कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसके अंदर जो प्रॉब्लम है मेजर, वो फिक्स ओवरहेड की ही है। तो देखिए मैं यहां से फिक्स ओवरहेड साफ कर दी, यहां से ये देखें क्लियर हो गया, ये देखें। अब यहां से मैंने फिक्स ओवरहेड साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है, तो अब ये कहां जाएगा जी, अब ये कहां जाएगा, ये जाएगा पर यूनिट कॉस्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपका जो यूनिट कॉस्ट है वो किसकी आ जाएगी, अब आ जाएगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। तो मैंने बताया था कि जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सबसे अहम काम है वो क्या है, वो है यूनिट कॉस्ट। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा फिक्स्ड एफओएच। ठीक है, रेट। अब वो कैसे आएगा, वो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है कि मैंने पीछे बताया फॉर्मूला आपको, बजटेड एफओएच और डिवाइड बाय नॉमिनल कैपेसिटी। तो कितना एफओएच में बजटेड वो है 2 लाख, 2 लाख, और कितनी नॉमिनल कैपेसिटी वो देखा सवाल में कि नॉमिनल कैपेसिटी 1 लाख। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा रेट एफओएच का, वो आ जाएगा 2 रुपये आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा +2, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो कितना था पहले 4 था, अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, 6। ठीक है, क्या हो जाएगा 6। अब मैं यहां से लेस करता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने पीछे बताया था फॉर्मेट आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ठीक है। देखिए सेम वैसे देगा यूनिट, देखिए 1 2 3 और 4 कितने हैं जी, 1 लाख सेल की हमने, यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा, और 90,000 देखिए 90,000, और 1,10,000 और 1,10,000। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था 4 के साथ, अब मैं किसे कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ 6 के साथ। क्यों? क्योंकि फिक्स एफर्ट कॉस्ट अब प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन गया, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 6 और 6। लीजिए ये चेंज है और कोई चेंज नहीं है। अभी भी अगर आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिन कॉस्टिंग समझ ना आए तो दोबारा देखो, फिर क्या मसला है, दोबारा प्रैक्टिस कर लो। तो कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा पहले साल का, 6 लाख। ठीक है जी। और नेक्स्ट ये कितना आएगा जी हमारे पास, 90,000 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 5,40,000। उसके बाद 1,10,000 इंटू 6 ये कितना आ जाएगा, 6,60,000। और अगला भी इतना ही आ जाएगा, 6,60,000। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो आंसर इसका आता है, क्योंकि हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है ये खत्म हो जाती है, फिक्स कॉस्ट। ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर क्या आएगा, हमारे पास इधर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने बनाया पीछे फॉर्मेट, उसको देखेगा अच्छे अंदाज से आप लोग। और ये हम इसमें से लेस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमारे पास ये नीचे जो दिया हुआ है ये हमारे पास क्या है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है हमारे पास, यानी कि सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ठीक है जी। तो अब मैं इसको डिफरेंस लेता हूँ, ये देखें 8 लाख, इसे लेस किया मैंने 6 लाख, तो कितना फर्क आ गया, ये आ गया 2 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख। ठीक है जी। ऐसे ही 7,20,000 माइनस 5,40,000 कितना आ गया, ये आ गया 1,80,000, 1,80,000। उसके बाद 8,80,000 माइनस 6,60,000 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,20,000। ये भी कितना आ जाएगा, 2,20,000। इसमें से लेस करें आप, ये कितना आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 1,50,000। और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1,30,000। और ये कितना आएगा, ये आएगा 1,70,000, 1,70,000। और ये भी कितना आएगा, 1,70,000। ले जी, ये था हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिन कॉस्टिंग के तहत क्या, इनकम स्टेटमेंट। तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने कुछ रेज नहीं किया, मैंने वो ही लिखा रहने दिया ताकि आपको डिफरेंस मालूम हो सके कि डिफरेंस जो कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है और प्लस यूनिट कॉस्ट के ऊपर आ रहा है। तो जैसे कि आपको याद होगा मैंने क्लास के स्टार्ट में कहा था, अगर आप लोग यूनिट कॉस्ट निकालना सीख लेते हैं तो सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो चलिए अब इसका जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं, जो प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं बताया एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस इन प्रॉफिट। उसका क्या क्या मैं बताना कि आपने डिफरेंस क्यों आता है, ये आपका थ्योरी के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस स्केच को आप जेन में रख लें, इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। अच्छा, डिफरेंस क्यों आता है, बेसिकली वो कह रहा है डिफरेंस आता है ड्यू टू वैल्यूएशन मेथड की वजह से। ठीक है, इनके डिफरेंस इन स्टॉक लेवल, क्योंकि अगर जो स्टॉक डिफरेंट होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी जो एक तो स्टॉक डिफरेंस होने की वजह से, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग में पहला फर्क क्यों आता है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन दोनों के अंदर अगर फर्क होगा तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट डिफरेंट आएगा। उसके बाद स्टॉक वैल्यूएशन मेथड के जरिए, क्योंकि देखें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर और मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, मार्जिन के अंदर भी और एब्जॉर्प्शन के अंदर भी। तो इस वजह से भी जो है ना वो आपका जो स्टॉक लेवल क्या है वो डिफरेंट आएगा, मतलब स्टॉक लेवल डिफरेंट होगा और स्टॉक वैल्यूएशन मेथड डिफरेंट होगा। अच्छा, इसमें हमारे पास 3 तरह के केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि अगर प्रोडक्शन वाइज ज्यादा होगी तो सेल कम होगी, इट मीन हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है और ओपनिंग हमारा कम है, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का ज्यादा होगा और मार्जिन का कम होगा। ऐसे केस भी इसका उलट है। देखिए अगर प्रोडक्शन जो है वो कम है सेल से, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम होगा ओपनिंग से, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कम होगा और मार्जिन का ज्यादा होगा। और तीसरा केस क्या है, प्रोडक्शन अगर हमारी बराबर है सेल्स के, इट मींस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल है ओपनिंग स्टॉक के, तो उसमें हमारा प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन का और मार्जिन का हमारा क्या होगा, वो बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्शन है, ये सेल है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये सेम है, और यहाँ पर देखिए हमारी प्रोडक्शन ज्यादा है सेल कम है, और यहाँ पर देखिए हमारी प्रोडक्शन ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है सेल हमारी ज्यादा है। यहाँ हमारी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है, प्रोडक्शन यहाँ पर हमारी क्या है, कम है,
और सेल्स हमारी क्या है, ज्यादा है, तो आप यहाँ से उसका जो प्रॉफिट है उसका आप कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेजर जो डिफरेंस है ना, वो इस वजूहात की बिना पे आता है। तो इन 3 केसेस को आप लोग याद रख लें। तो ये आपका ना सवाल थ्योरी के अंदर भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, 5 नंबर का, 6 नंबर का, कि प्रॉफिट जो डिफरेंस आता है एब्जॉर्प्शन मार्जिन का, उसको एक्सप्लेन करें। तो यही आपका आंसर है सारा। इसको आप अपना लाइफ में कन्वर्ट कर लें। इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम सेल्स, इट मींस दैट क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्रीजेस देन ओपनिंग स्टॉक। इसको आप लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्रेटर देन है और ये साइड कोस्ट ये लेस देन है, ग्रेटर देन लेस देन। तो ये था हमारा जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिन कॉस्टिंग का जो हमारा कंप्लीट टॉपिक। इंशाल्लाह इस तरह का सवाल अगर आपको आ जाएगा और इस तरह के अलावा सवाल को आ भी नहीं सकता इंशाल्लाह, तो इसको आपने अच्छी तरह से कीजिएगा। तो और बाकी जो पास पेपर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, आप लोग उसको भी ले सकते हैं आप। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, उसके साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।